ठीक है, मूव सरफेस है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F। आपसे पूछा है फाइंड इलोंगेशन इन द रोड, पास ए में लेंथ है, यंग्स मॉडुलस है बाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। कैसे करेंगे? सर इलोंगेशन 0 होगा ना? क्यों? सर क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या होगा? तो सर ये फोर्स है तो बॉडी मोशन में हो जाएगा ना, खींचेगा नहीं ना? मोशन में भी आएगा, डिफॉर्मेशन भी होगा, दोनों होगा, दोनों होगा। सर F minus L F minus MA into L upon 2 A क्या है? सर एक्सेलरेशन आंसर इन चार्ट F M L A Y के टर्म्स में है। M क्या है? FL by 2 हाँ, M नहीं, FL by 2 FL by 2। देखो इधर, इस नोड में एक्सेलरेशन आएगा, कितना आएगा? F अपॉन है, कितना आएगा? F अपॉन। अब देखो इसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है F, क्या पूरी रोड पे सेम लग रहा है क्या? पूरी रोड पे सेम लग रहा है क्या? वो नहीं लग रहा ना। जैसे यहाँ पर F लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा होगा? 0। यहाँ F से लेके यहाँ 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पीछे तो कोई और मास नहीं जिसको पुल करके आगे बढ़ना है। समझ में आया क्या? हाँ, सो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ से x लेंथ पर एक एलिमेंट ले लो, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इसकी थिकनेस कितनी है? dx। अभी dx बहुत छोटा है, दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया है ना। x के साथ इस नोड के अंदर जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, टेंशन बोल दो उसको। x के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। बट x के साथ चेंज हो रहा है, बट मैं x को अगर थोड़ा, यहाँ पर मान लो टेंशन है t, अगर मैं x को थोड़ा सा चेंज किया dx से, बिल्कुल थोड़ा सा, तो टेंशन में कोई ज्यादा चेंज आएगा कि इसके अंदर? नहीं आएगा। तो उस dx के लिए मैं, dx एलिमेंट के लिए मैं दोनों तरफ टेंशन सेम मान सकता हूँ ना। बट पूरी रोड के लिए मैं दोनों तरफ फोर्स सेम नहीं मान सकता, बट छोटे से एलिमेंट के लिए क्या मान सकता हूँ मैं? सेम। तो ये जो dx एलिमेंट है, इस पर मान लो इधर t लग रहा है, इधर भी t लग रहा है, इसकी लेंथ है dx, दोनों तरफ से t लग रहा है, तो मान लो फाइनली इसकी लेंथ हो गई dx प्लस dl। कितनी हो गई? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है ना इसके दोनों तरफ से, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आया क्या? सो ये dl कितना आएगा, ये dl निकालेंगे तो हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आएगा? ये t अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a। t अपॉन a अपॉन स्ट्रेन कितना आएगा? चेंज इन लेंथ dl अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx। समझ
समझ में आया? तो dl कितना आएगा? t dx अपॉन a1 आया समझ में? अब मुझे t निकालना है, इसमें पुट करूंगा फिर इंटीग्रेशन करूंगा, सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला। आया क्या समझ में? तो यहाँ पर x यहाँ से लेके यहाँ तक x लेंथ के बाद यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एनएलएम में, याद है? आंसर आया था f इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई l। कैसे निकाला था? मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, है ना? m1 मास कितना होगा x लेंथ का, l लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का कितना है m बाई l, है ना? तो x लेंथ का कितना होगा? समझ में आया क्या? दिस इज m1, ये क्या है? m1। अब m1 मास के अगर मैं एफडी बनाऊं तो इधर लग रहा है f और इधर लग रहा है t। समझ में आया क्या? ये वाला है समझ में? हाँ, और ये इधर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? f अपॉन m से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? f माइनस t इज इक्वल टू m1। m1 कितना था? m बाई l इंटू x इंटू a। a कितना है? f अपॉन m। समझ में आया? m से m कैंसिल, तो t कितना आएगा? t कितना आएगा? ये तो ले जाओगे तो f माइनस fx अपॉन l, तो क्या बचेगा? f ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस x अपॉन l। समझ में आया क्या? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो f t इज इक्वल टू f माइनस fx अपॉन l। आया समझ में? ये t आ गया, इसको यहाँ पुट करेंगे तो dl इज इक्वल टू f माइनस fx अपॉन l इंटू dx अपॉन ay। समझ में आया क्या? आया समझ में? और तो कुछ नहीं बचा ना? हाँ, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ay तो कांस्टेंट है ना? ft कांस्टेंट है, x चेंज हो रहा है, तो x की लिमिट यहाँ से 0 से लेके लास्ट कहाँ तक? l तक। dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डेल्टा l। आया समझ में? तो 1 अपॉन ay। f का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx, और fx बाई l का क्या होगा? fx स्क्वायर बाई 2l। समझ में आया? लिमिट 0 से l, लिमिट 0 से l, तो 1 अपॉन ay लिमिट लगाएंगे 0 से l, तो पहले लगाएंगे f x की जगह l माइनस या l स्क्वायर, l पुट करेंगे l स्क्वायर हो जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? fl बाई 2, और फिर 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, माइनस डबल लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत है क्या? तो क्या बचा? fl माइनस fl बाई 2, तो क्या बचा? fl बाई 2, तो क्या आंसर आएगा? fl अपॉन 2ay। समझ में आया क्या? आया समझ में? इतना डिफॉर्मेशन आएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया था विदाउट इंटीग्रेशन, वो कब यूज कर सकते हैं? कि अगर टेंशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो लीनियरली चेंज हो रही है, तो देखो यहाँ पे टेंशन लीनियरली चेंज हो रही है क्या? ये देखो x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है ना टेंशन, है कि नहीं है? यहाँ पर f है और यहाँ पर 0 है, तो कंटिन्यूअसली लीनियरली चेंज हो रही है, तो एवरेज टेंशन कितनी आएगी? f/2। तो वो एवरेज टेंशन की जगह क्या लिखोगे? f/2। समझ में आया क्या? तो ये आंसर आएगा डायरेक्ट वाले फॉर्मूले। आया समझ में?
क्लियर? समझ में आया? Next topic, analogy between rod and spring. Analogy between rod and spring. Rod and spring. देखो स्प्रिंग में हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ये भी नेचुरल लेंथ पर है। अगर मैं इसको x लेंथ से एलोंगेट करूं, इसमें से x, ठीक है, तो स्प्रिंग में फोर्स लगता है, कितना लगता है kx, है ना, कितना लगता है kx, समझ में आया क्या? वैसे ही कोई रोड है, स्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट इज ये रोड, ये रोड है, इसकी लेंथ है मान लो भी L, लेंथ कितनी है L। मान लो इसको भी मैंने x से एलोंगेट किया, कितने से? x से, एक्सेस को एलोंगेट किया, तो इसमें भी फिर इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, मान लो T लग रहा है, क्या लग रहा है? टेंशन। समझ में आया क्या? इसको भी हम स्प्रिंग की तरह एलोंगेट करेंगे तो इसमें भी क्या लगेगा? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना इसमें, वो क्या आएगा? T। और स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आया? सो हमें पता है, मान लो इसका यंग्स मॉडुलस है y और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, आया समझ में, और लेंथ है L। यंग्स मॉडुलस है y और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। तो हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है? रोड की बात करें और रोड, और रोड का y आपको पता है वो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आएगा इसमें? T अपॉन A अपॉन स्ट्रेन कितना आएगा? x upon L। x अपॉन L। चेंज इन लेंथ कितना x और टोटल लेंथ इनिशियल ओरिजिनल लेंथ कितना L। समझ में आया क्या? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? TL अपॉन x। तो T कितना आएगा? T कितना आएगा? x अपॉन हां y a x by L into x, ये है। समझ में आया क्या? तो देखो ये वाला फोर्स भी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है कि नहीं होता? जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये y तो कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ है, जितनी थी उतनी मानेंगे ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया क्या? जैसे उसकी नेचुरल लेंथ है, इसकी ओरिजिनल लेंथ। आया समझ में? ये तीनों तो क्या रहेंगे इसके? कांस्टेंट। आया समझ में? x क्या है इसका? डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन भी बोल सकते हो अगर कंप्रेस कर रहे हैं। समझ में आया क्या? सो जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा t आएगा। ऐसा ही तो स्प्रिंग में हमने देखा था, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? x ही तो था। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आया था k। इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? y a by L। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में? तो
मतलब ये सेम ही तो है, इसको मैं T इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, kx, और k की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, भाई a बाई l। समझ में आया? तो स्प्रिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे वो सारे रोड की टर्म्स में आ सकते हैं, सारे के सारे। समझ में आया क्या? तो जब भी आप रोड का कोई क्वेश्चन आता है, आपको उसका y पता है, a पता है, l पता है, तो उस रोड को आप रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? इससे, स्प्रिंग से, क्योंकि स्प्रिंग की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, हो गई ना, तो आपको अच्छा लगेगा स्प्रिंग वाले क्वेश्चन देखकर। रोड वाले देख के हो सकता है अच्छा ना लगे। समझ में आया क्या? तो रोड को किससे रिप्लेस कर देंगे? स्प्रिंग से। और स्प्रिंग का के जो लेंगे हम, कितना ले लेंगे? y। समझ में आया क्या? बाकी स्प्रिंग के सारे फॉर्मूले लगा के उसमें के की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? y। समझ में आया? दिस इज द एनालॉजी बिटवीन स्प्रिंग एंड रोड। ठीक है, लिखो। जनरली क्या होता है, स्प्रिंग के कंपेयर में रोड का के, स्प्रिंग का के और रोड का के, रोड का जो के होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसका y की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया क्या? रोड के y की वैल्यू क्या होती है, इसलिए इसका के ज्यादा होता है स्प्रिंग के कंपेयर। इसलिए इसमें इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आता जितना स्प्रिंग में आता है। इसमें हमने देखा था ना, जिसका के ज्यादा होता है उसका डिफॉर्मेशन कम आता है। समझ में आया? सेम फोर्स लगाओ, के मतलब जिसका के ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टिफ है, स्टिफनेस कांस्टेंट है ना ये। समझ में आया क्या? हटा दो। देखो जैसे मान लो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के और एक मास है m। इससे मैंने मास को m को इसने हैंग करके इसको रिलीज कर दिया, तो ये ऐसे से ऐसे चेंज करता है। क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर है, हम बाद में पढ़ेंगे अलग से। समझ में आया? इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हम डेरिवेशन देखेंगे वहां पर। इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट। मान लो एक से ज्यादा स्प्रिंग हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो k की जगह आ जाता है k इक्विवेलेंट। क्या आ जाता है? k इक्विवेलेंट निकालना सीखा था ना हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग अलग। सीरीज में क्या होता है 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 and so on। पैरेलल में क्या होता है k इक्विवेलेंट is equal to क्या होता है k1 plus k2। याद है? हाँ, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। मतलब जैसे आप स्प्रिंग में ब्लॉक को हैंग करोगे और उसको रिलीज कर दोगे, समझ में आया क्या? जैसे यहाँ से रिलीज करोगे तो ये नीचे जाएगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, स्प्रिंग का फोर्स कम है। समझ में आया?
तो जब तक रुक नहीं जाएगा तब तक नीचे जाएगा, फिर वापस वहां से एकदम झटके से ऊपर आएगा, फिर ऐसे ऐसे SHM करेगा। ऐसा समझ में? तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट। अब अगर मैंने आपको रोड दिया इसकी जगह और इसमें ये M मास को हैंग करके रिलीज कर दिया, तो ये भी SHM करेगा ऐसे ऐसे, ये भी क्या करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट। मान लो इसका यंग्स मॉडुलस है y, एरिया है a और लेंथ है l, तो इसका क्या होगा, इसका k कितना होगा, k की जगह क्या लिख दूंगा मैं y है भाई, समझ में आया क्या? मैंने बोला ना स्प्रिंग के सारे वही फॉर्मूले लग जाएंगे, k की जगह क्या रखना है बस y आया समझ में? जैसे ये दो रोड किसमें लगेगी, सीरीज में या पैरेलल में? ये दोनों पैरेलल। मान लो इसका y1 है, a1 है और l1 है लेंथ, ठीक है, लेंथ वैसे सेम ही दिख रही है, लेंथ l है, इसका है y2 a2 लेंथ l, आया समझ में? ठीक है, तो k इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज में स्प्रिंग का, दो स्प्रिंग का होगा तो k1 k2 अपन k1 plus k2, सीरीज में क्या होता है 1 by k1 plus 1 by k2, एलसीएम लेंगे k1 k2 आएगा, ऊपर आएगा k1 plus k2, फिर उसको उल्टा कर देंगे, समझ में आया? तो इसका k इक्विवेलेंट कितना आएगा, या फिर इसका ऐसे निकालो डायरेक्ट, इसका 1 by k इक्विवेलेंट ऐसे निकालो, 1 by k1 plus 1 by k2, 1 by k1 कितना होगा इसका, k क्या होता है y a by l, तो 1 by k क्या होगा तो इसका l अपॉन y1 a1 प्लस इसका y, समझ में आया? इस 1 अपॉन k इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका एलसीएम लेके कर लो, आया समझ में? और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m by k इक्विवेलेंट, तो m by k मतलब इसी की वैल्यू पुट करनी है वहां पे, तो पूरी की पूरी ये आ जाएगी, m by k इक्विवेलेंट होता है ना, तो m into 1 by k इक्विवेलेंट लिख सकता हूं उसको मैं, तो क्या आंसर आ जाएगा l अपॉन y1 a1 y1 a1 प्लस l अपॉन समझ में आया? आया समझ में? ऐसे सीरीज में तो निकाल लो कैसे, है ना, इतनी की जरूरत है क्या? सीरीज में क्या हो जाएगा k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 plus k2, है ना? अच्छा ये पैरेलल में था ना, मैंने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें डायरेक्ट रेट हो रहा है ना, रुको रुको कोई बोला नहीं, ये किसमें है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा k1 plus
K1 प्लस K2 होगा ना, तो K1 कितना है y1 a1 by l प्लस K2 कितना है y2 a2 by l, l एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, और ये उसमें टाइम पीरियड में पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट m by k, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ हाँ, अभी बस फॉर्मूला ध्यान रख लो क्योंकि हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिल जाए, बाकी एसएचएम में पढ़ेंगे इसका टाइम पीरियड, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ठीक है सबने? पढ़ा दो? अब लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, तो स्प्रिंग को अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो कि इसको मैं x से इलोंगेट करता हूं तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? हाँ हाफ के, भूल गए ये फॉर्मूला भी, अभी इतनी बार एनर्जी थ्योरम ने यूज की थी। हाँ कितनी एनर्जी स्टोर होती है? कितना वर्क करना पड़ता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? ऐसे ही मान लो रोड है L लेंथ की, इसका यूनिट मॉडुलस है y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन x, इसको मैंने x से एलोंगेट किया या कंप्रेस किया तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओनली k की जगह क्या कर देंगे हाफ, k की जगह क्या लिख देंगे y a by l into x। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? k की जगह क्या लिख दिया बस, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आया समझ में? या फिर k आप अलग से निकाल लो y a by l से और इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, आया समझ में? अब देखो एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ इसको, हाफ y a by l into x स्क्वायर, है ना? अब मैं into l by l कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? तो देखो क्या बनेगा, हाफ y, ये a into l को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, into क्या बचा x स्क्वायर अपॉन x l स्क्वायर। समझ में आया क्या? क्या बचा? रुक जाओ, मैं सब स्टेप आपको अभी कभी याद करनी है, ऐसा थोड़ा है कि लिख के छोड़ना है बाद में कभी कभी, ये सब अभी कभी माइंड फिट करना होता है, तो यहाँ ध्यान दो, कॉपी में लिखने से ज्यादा जरूरी माइंड में लिखो। समझ में आया क्या? हाँ सो ये क्या किया मैंने, l से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो a into l को मैंने एक साथ लिख दिया और क्या बचा x स्क्वायर, नीचे क्या बचा l स्क्वायर। a into l क्या होगा, इस रोड की एरिया इनटू लेंथ, ये होगा ना, a into l क्या होगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, है ना? और x by l क्या है, स्ट्रेन होता है ना x by l, x क्या है, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है स्ट्रेन, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। समझ में आया? इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया, हाफ इनटू y इनटू
स्ट्रेन का स्क्वायर। समझ में आया? अब y इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूँ मैं? y इंटू एक स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेस। क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेस। y क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। समझ में आया? तो y क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन, तो स्ट्रेस क्या होगा? y इंटू स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेन मैंने y के साथ ले लिया, या फिर y को यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दो, तो स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाफ इंटू स्ट्रेस। हाँ, ये बुक वगैरह देखोगे तो ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं, इंटू स्ट्रेन। ये क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आपको, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला आएगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। समझ में आया? ये सिर्फ रटने के लिए फॉर्मूला, बाकी कंसेप्चुअली आपको क्या याद रखना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या याद रखना है? ये यूज करोगे या फिर ये यूज करोगे, एक ही आंसर आने वाला, अलग थोड़ा आएगा। समझ में आया क्या? हाँ। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो इसमें वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना? बाकी ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और एक याद रखना है तो ये वाला याद रखो। समझ में आया? ठीक है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बहुत काम इजी हो जाएगा अगर आपने एनालॉजी यूज की तो। यहाँ पर जब भी रोड का क्वेश्चन आता है उसको स्प्रिंग बना दो। समझ में आया क्या? और स्प्रिंग में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, उनमें से कोई सा आएगा? आया समझ में? ठीक है, हटा दो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे पूछा है फाइंड फर्स्ट स्ट्रेस, सब पूछ रहे हैं, स्ट्रेंथ, चेंज इन लेंथ, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
चलो देखो। फर्स्ट स्ट्रेस, कितना फोर्स लग रहा है इस पर? 150 न्यूटन। स्ट्रेस क्या होता है? force upon area. हाँ, तो 150 अपॉन 15 into 10 raised to minus 6 10 पावर minus 10 कितना आएगा 10 की power 7 न्यूटन पर square. आए समझ में? सेकंड स्ट्रेन, Strain. स्ट्रेन क्या होगा? Yeah, stress upon है ना? तो कितना है 10 पावर 7 अपॉन 9 into 9 9 into 9 9 into into 900 तो कितना आएगा 1 upon 9 1 अपॉन 900 9 since थर्ड चेंज इन लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल strain वो क्या होगा? स्ट्रेन इनटू लेंथ, तो 1 by 900 इनटू 3 एल कितना है 3 तो कितना आया 1 by 1/300। समझ में आया? फोर्थ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला यूज किया? ये वाला है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। स्ट्रेस कितना है 10 raised to 7 स्ट्रेन कितना है 1 upon 900 वॉल्यूम कितना है 45 into 15 into 3 45 45 into 10 raised to minus समझ में आया क्या? और अगर मान लो आपने क्योंकि स्ट्रेस आपके पास रेडी है स्ट्रेन रेडी है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया। अदरवाइज अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता तो ये निकाल के पुट करने टाइम लगता। समझ में आया क्या? तो डायरेक्ट कैसे निकाल देते? हाफ इनटू के कितना होता है y l इनटू डेल्टा एल प्लस इससे भी निकाल सकते। समझ में आया क्या? डेल्टा एल निकालने के लिए फिर लेकिन अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने पड़े आया समझ में? देख लिया? बता दूं? नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक एक्सिस में हम स्ट्रेस की वैल्यूज प्लॉट करेंगे और एक एक्सिस में स्ट्रेन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया
एक रोड पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? जैसे कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो एक रोड लिया, है ना? इसके नीचे से हुक लगाया हुआ है और इसके नीचे हम ऐसे मास ऐड करते जाएंगे, क्या ऐड करते जाएंगे यहाँ पर? मास। ठीक है, जैसे मास बढ़ाते जाओगे तो इसमें डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, मतलब स्ट्रेन आता जाएगा, और मास बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता जाएगा, मतलब स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? और इधर स्केल लगा रहता है, इधर क्या लगा रहता है? स्केल। जैसे अभी अगर कोई मास नहीं तो नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, फिर यहाँ इसकी चेंज इन लेंथ इससे पता लगा रहे हैं। समझ में आया क्या? तो चेंज इन लेंथ अपन टोटल लेंथ करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। आया समझ में? तो जैसे जैसे मास इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और मास ऐड करने से क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेस भी तो बढ़ रहा है। तो शुरू में क्या देखा हमने कि मैं स्ट्रेस को जितने टाइम्स बढ़ा रहा हूँ स्ट्रेन भी उतने टाइम्स ही बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? मैं स्ट्रेस को जितने टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, हर मटेरियल में ऐसा होता है। स्ट्रेन भी, जैसे मान लो मैंने इसमें 100 ग्राम का एक मास ऐड किया, कितने ग्राम का? 100 ग्राम, और मैंने देखा 1 मिलीमीटर की लेंथ इंक्रीज हुई, कितनी हुई? अब मैंने 100 ग्राम और ऐड किया, फिर मैंने देखा 1 मिलीमीटर की और इंक्रीज हुई। समझ में आया? अब मैंने 100 ग्राम और ऐड किया, फिर मैंने देखा 1 मिलीमीटर और इंक्रीज हो गई। समझ में आया? तो इधर तो क्या स्ट्रेन निकाल के, स्ट्रेन क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज, तो उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा स्केल बना के कुछ। समझ में आया? और इधर स्ट्रेस का, स्ट्रेस क्या होगा? mg अपॉन एरिया ऑफ वायर। समझ में आया क्या? mg अपॉन एरिया ऑफ वायर। हाँ, ये वायर तो बहुत हल्का ले लिया मास। समझ में आया क्या? हाँ, और वो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो शुरू में क्या है कि जैसे जैसे मैं इस फोर्स को, जितना मैं फोर्स बढ़ा, मतलब जितना मैं स्ट्रेस, एरिया तो कांस्टेंट है वायर का, फोर्स को डबल करूंगा तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? डबल, है ना? और उधर फोर्स को डबल करने से चेंज इन लेंथ भी डबल होगी। जैसे 100 ग्राम का मास था, चेंज इन लेंथ आया मान लो 1 mm, 200 ग्राम का मास ऐड किया तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 2 mm। 1 mm की जगह कितना हो गया? 2 mm। तो स्ट्रेन भी डबल हो गया ना। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, एल तो कांस्टेंट है, डेल्टा एल पहले 1 था, अब 2 हो गया। समझ में आया? सो फोर्स को डबल करने से स्ट्रेस, फोर्स डबल मतलब स्ट्रेस डबल और स्ट्रेन भी डबल, मतलब मैंने फोर्स को डबल करके क्या डबल किया? स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी डबल हो गया। समझ में आया? मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप टू सर्टेन लिमिट। आया समझ में? हाँ, ये सभी मटेरियल में होता है। आया समझ में? सो कैसा ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जब कोई मास नहीं था, जीरो जीरो स्ट्रेस पर स्ट्रेन भी जीरो था। समझ में आया क्या? जीरो स्ट्रेस पर, क्योंकि मासलेस है, इसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो सेल्फ वेट की वजह से इसमें कोई नहीं आ रहा है। ऐसा समझ में? तो जीरो, जब मैंने जीरो ऐड किया वहां पर जीरो स्ट्रेस था तो स्ट्रेन भी जीरो था। उसके बाद ये अप टू सर्टेन पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए। आया समझ में? समझ में आया क्या? तो ए क्या है? ए पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? या प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? समझ में आया? हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है किसी वायर? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेस है इसमें y एक्सिस में, स्ट्रेन है इसमें x एक्सिस में। समझ में आया क्या? तो y अपॉन x करेंगे तो ये tan थीटा आएगा। आया समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होगा वो यंग्स मॉडुलस होगा इस वायर का, होगा कि नहीं होगा? अब ये हर मटेरियल का अलग अलग स्लोप होगा, क्योंकि हर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस क्या होता है? अलग अलग, किसी का स्लोप ज्यादा होगा, किसी का और ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, बट ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा स्टार्टिंग में। समझ में आया?
किसी में लिमिट कम स्ट्रेस पर आ जाएगी, किसी में ज्यादा स्ट्रेस पर आएगी, किसी में और ज्यादा स्ट्रेस पर आएगी ये वाली लिमिट। अब इस लिमिट के बाद क्या होगा, शुरू में मैंने क्या देखा कि एवरी 100 ग्राम पे 1 mm बढ़ रहा, समझ में आया क्या? तो मैंने मान लो 6 रख दिया इसमें, 6 पीसेस ऑफ 100 ग्राम ईच, तो कितना रख दिया 6 वेट ऑफ 600 ग्राम तक 6 mm बढ़ा, समझ में आया? अब उसके बाद मैंने 100 ग्राम और रखा, अब उसके बाद 1 से ज्यादा बढ़ा, अब बढ़ा 1.2 mm बढ़ा, मान लो कैसा बढ़ा, 1.2 फिर और 100 ग्राम रखा, अब 1.2 से भी ज्यादा बढ़ा, स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ अब 1.2 से भी ज्यादा, मान लो अगले 100 ग्राम में अब 1.4 लेंथ बढ़ गई, फिर और 100 ग्राम मैंने रख के देखा, तो अब स्ट्रेन और बढ़ते जा रहा है, समझ में आया क्या? अब डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है, आया समझ में? स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ तो रहा है, बट डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है कि डबल कर देने से डबल हो जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ रहा है, समझ में आया क्या? शुरू में तो डायरेक्टली बढ़ रहा था, जितने टाइम से आप स्ट्रेस करोगे उतने टाइम स्ट्रेन हो जाएगा, पर बाद में अगर मैं स्ट्रेस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो उसके कंपैरिजन में स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, समझ में आया क्या? आया समझ में? ठीक है, वो किस पॉइंट के बाद होगा? तो ए पॉइंट तक ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला रूल लगेगा, हुक्स लॉ जिसको बोलते हैं, समझ में आया क्या? उसके बाद नहीं लगेगा, आया समझ में? उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेन की तरफ इसका स्लोप कम होता जाएगा, समझ में आया क्या? क्योंकि स्ट्रेस उतना नहीं बढ़ेगा जितना स्ट्रेन बढ़ेगा, आया समझ में? अब लेंथ ज्यादा बढ़ रही है, कम फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी लेंथ, मतलब फोर्स तो पहले से ज्यादा ही लगा रहा हूँ, मुझे और लेंथ बढ़ानी तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा ना, तो अब मैं जो फोर्स बढ़ा रहा हूँ उतना बढ़ाने में पहले जितनी लेंथ बढ़ रही थी उससे भी ज्यादा बढ़ रही है, समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? सो ये ग्राफ थोड़ा सा इसके बाद इसका स्लोप देखो कम हो रहा है, समझ में आया? ये बी पॉइंट, ठीक है, यहां तक ये बी वो पॉइंट है जहां तक मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं स्ट्रेन भी बढ़ रहा है ना, यहां तक बॉडी में इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि मैं कहीं पर भी इतना मैंने स्ट्रेस लगा दिया और अभी तक जितना डिफॉर्मेशन होना था हो चुका है, अब अगर मैं धीरे धीरे मास कम करते जाऊंगा, धीरे धीरे क्या मास कम करते जाऊंगा, तो वो डिफॉर्मेशन भी कम होते जाएगा। जैसे अभी मान लो यहाँ तक आ गया वायर, अब मैंने एक उठाया तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर एक और निकाला तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर एक और निकाला थोड़ा सा, सारे निकाल दिया वापस यहाँ पे, समझ में आया क्या? फिर से अपने पुरानी शेप एंड साइज में आने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। आया समझ में? तो जितना मैं बढ़ाने से इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा था इसका, उतना ही कम होने से कम करते वक्त भी उतना ही डिक्रीमेंट हुआ हर बार, जितना बढ़ाते वक्त हो रहा था इंक्रीज, समझ में आया क्या? ऐसा नहीं हुआ कि पहले 100 ग्राम बढ़ाया था तो पहले 1 mm बढ़ा था, अब इस बार 100 ग्राम कम कर दिया तो 0.5 mm ही कम हुआ, उतना ही कम हुआ, फिर समझ में आया क्या? तो बी पॉइंट तक ऐसा होगा कि अगर आप ये स्पेस जो अभी आया ना यहाँ तक, समझ में आया क्या? इस पॉइंट को बोलते हैं बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट, क्या बोलते हैं? या फिर इलास्टिक लिमिट। अगर इतना स्पेस आपने दिया है, एक लिमिट है, इससे ज्यादा देखोगे तो कुछ और बात होगी, बट यहाँ तक आपने स्पेस दिया है, समझ में आया क्या? जैसे मान लो ये आ रहा है 150 15 ऐसे प्लेस करने के बाद आ गया, कितना ऐसे प्लेस करने, 100 ग्राम का याद है कहानी, एक कितने का था? 100 ग्राम, ऐसे 15 मैंने प्लेस कर दिए, अब वो वाला पॉइंट आ चुका है, अब उससे ज्यादा प्लेस करूंगा तो क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, बट यहाँ 15 प्लेस करने तक अगर मैं 15 प्लेस कर दूं, 15 सारे निकाल भी दूं तो फिर से ये यहाँ तक आ जाएगा पुरानी शेप में, समझ में आया क्या? हाँ मतलब अगर मैं एक कम करते जाऊंगा तो ये इसी ग्राफ को रिट्रेस करते हुए वापस कम होता जाएगा, ग्राफ फिर से कम होता जाएगा, समझ में आया? फिर से 0 पे आ जाएगा, ऐसा समझ में? जैसे मैं वेट ऐड करते जा रहा था ग्राफ बढ़ते जा रहा था, स्ट्रेन बढ़ते जा रहा था, स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, वैसे मैं वेट रिमूव करते जाऊंगा, ये ग्राफ कम होते जाएगा, स्ट्रेस कम होते जाएगा, स्ट्रेन कम होते जाएगा और फिर से कहां आ जाएगा? 0 पे। समझ में आया क्या? अब इससे ज्यादा अगर मैंने 15 वो आ गया स्ट्रेस, 15 प्लेस करने के बाद कितना आ गया? वो ये वाला स्ट्रेस आ गया, ये पॉइंट आ गया, इलास्टिक लिमिट आ गई, है ना? यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन,
ये पॉइंट है मान लो ओ से ए तक वाले रीजन को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी रीजन, और ओ से बी तक वाले रीजन को क्या बोलते हैं इलास्टिक रीजन। समझ में आया क्या? बट पूरे इलास्टिक रीजन में पूरा लास्ट तक प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहती। समझ में आया क्या? आया समझ में? इसलिए दो पॉइंट है यहाँ पे ए और बी। ए तक प्रोपोर्शनल है, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है, स्ट्रेस जितना बढ़ा रहा है स्ट्रेन उसके कंपेयर में ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? अब इसके बाद क्या होगा, प्लास्टिक रीजन शुरू होगा। प्लास्टिक क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आपने 15 के बाद 15 के बाद मान लो एक और 8 कर दिया, समझ में आया, 16 8 कर दिया आपने, तो स्ट्रेस भी बढ़ा और स्ट्रेन भी बढ़ा। समझ में आया? तो स्ट्रेन कंपेयर टू स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, कंपेयर टू स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा। और फिर आपने 16 8 कर दी, 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब पूरे 15 को हटाया वायर फिर से उतनी लेंथ पर आ गया। बट 16 को रख के फिर आप एक एक करके सारों को हटाओगे तो अब ये इस पर नहीं आएगा, इसी को फॉलो नहीं करेगा दोबारा। जो आवाज आ रही, सुना सबने मैंने क्या बोला था? बी पॉइंट क्या होता है, सुना सबने? आवाज आ रही सर सबको? आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ऑनलाइन वाले बच्चों सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अब वही सारी बच्चों यस सर। सर लास्ट के 5 मिनट आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था, खाली वॉइस ही आ रहा था। ओके चलो फिर से देखो, ये बी पॉइंट समझ में आया सबको या फिर से बताओ? सर सर खाली प्लीज कैन यू 16 एक्सप्लेन blocks। अगेन? हाँ देखो, ए पॉइंट का समझ में आ गया था? यस ए सर। पॉइंट, हाँ ए पॉइंट का क्या होता है, जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते हो उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ता है। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? अब इससे ज्यादा अगर आप और स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगेगा, अब प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आया क्या? है ना? तो ग्राफ स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रेस उतना ही बढ़ रहा है जितना स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन तो देखो कितना बढ़ा, स्ट्रेस कितना ही बढ़ा। समझ में आया? तो ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है स्ट्रेन की तरफ, स्लोप कम हो रहा है। समझ में आया? अब बी पॉइंट क्या है, यहाँ तक अभी ये आ गया इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट तक आपने जितना स्ट्रेस दिया, अगर मान लो आप पूरा स्ट्रेस रिमूव कर दोगे तो फिर से वो अपने पुराने शेप में आ जाएगा। वायर किस कौन से शेप में आ जाएगा? पुराने वाले शेप में। समझ में आया? जैसे मान लो मैंने 15 मास ऐड कर दिया इसमें, अब 15 मास पे ये पॉइंट आया है, आया समझ में?
ये वाला स्ट्रेस आया जिसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? सो इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट पर क्या होता है, इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस दोगे तो बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगा। किससे ज्यादा? इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेस है उससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस दे दोगे तो बॉडी में क्या आ जाएगा, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। समझ में आया? तो मान लो मैं थोड़ा और स्ट्रेस दे रहा हूं, तो मान लो एक सी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहां से रिमूव करने लग जाऊं, क्या करने लग जाऊं, रिमूव, मास को रिमूव करने लग जाऊं, तो स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा। समझ में आया क्या? तो इसका जो रिटर्न वाला ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया क्या? फाइनली स्ट्रेस जीरो होने के बाद स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, यहाँ तक ये रहा बचा हुआ स्ट्रेन। समझ में आया क्या? स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? या फिर इसका एक और नाम होता है रेसिडुअल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? ये सी पॉइंट बी के बाद कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आया क्या? ये सी पॉइंट बी के बाद ये प्लास्टिक रीजन में आ गया ये सी पॉइंट, क्योंकि अब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, बॉडी अपने पुराने शेप में कंप्लीटली नहीं आ रही है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये तो सी एक जनरल पॉइंट है जो बी के बाद आता है कहीं पर। आया समझ में? बी तक क्या था, इलास्टिक रीजन था। मतलब इलास्टिक रीजन मतलब आप जितना भी डिफॉर्म करोगे फिर से डिफॉर्मेशन हटा दोगे फोर्स तो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाएगी। आया समझ में? बट उसकी एक लिमिट होती है, ऐसा तो है नहीं आप कितना भी डिफॉर्म कर दो वो पुराने शेप में फिर से आ जाएगी। लिमिट से ज्यादा अगर स्ट्रेस लगा दोगे और स्ट्रेन आ जाएगा, तो अगर आप फिर उसको फिर से स्ट्रेस कम करोगे तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा स्ट्रेस जीरो होने के बाद। समझ में आया? तो परमानेंटली क्या आ जाएगा उसमें, डिफॉर्मेशन। आया समझ में? अब इसका ये हर मटेरियल का कुछ ग्राफ ऐसा होता है, बस स्लोप ऊपर नीचे होता रहता है। आया समझ में? किसी का इलास्टिक रीजन ज्यादा होता है, किसी का प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है। अब और क्या, अभी हम इसको वेट बढ़ाते जा रहे हैं, जब तक ये टूटेगा नहीं ना तब तक वेट बढ़ाना। समझ में आया क्या? हाँ, तो 100 ग्राम का मास था एक का, ऐसे मैंने 15 प्लेस किए, 15 को हटा दिया तब तक ये पूरा अपने पुराने उसमें आ गया था। 16 प्लेस किए, 16 को हटा दिया तो नहीं आया, डिफॉर्मेशन आ गया। मतलब वो 15 तक क्या था, इलास्टिक रीजन था। उसके बाद क्या आ गया, अब मैं 16 रख दिया है ना, 17 लग गया, 18 लग दिया, 19 लग दिया। मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आया? स्ट्रेस बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद इसका ग्राफ कुछ ऐसा। अब देखो आगे का ये पॉइंट होता है, इसके करेस्पॉन्डिंगली इस एक्सिस पे हमें जो स्ट्रेस मिल रहा है उस स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स ऐड करते जा रहे हैं ना। 20 रखा, 21 रखा, 22 रखा, 23 रखा, 24 रखा, 25 रख दिया, 25 मासेस रख दिए। समझ में आया है ना? उतने मास रखने के बाद इसमें जो स्ट्रेस आया वो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल आ गया। कितना आ गया? अब ये कभी भी टूट सकता है, इसमें इतना स्ट्रेस आ गया कि एकदम हाथों हाथ टूटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो पहले समझ लो। तो स्ट्रेस आ गया, इसकी करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेन आ गया। समझ में आया? अब देखो यहाँ तक तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा था, स्ट्रेन भी बढ़ रहा था। अब एक बार ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया, अब चाहे आप सारे हटा दो, अब चाहे आप टूटेगा जरूर। समझ में आया क्या? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके हटाते जा रहा हूँ। इसलिए देखो स्ट्रेन स्ट्रेस कम हो रहा है वापस से। समझ में आया क्या? स्ट्रेस लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ब्रेकिंग स्ट्रेस आने के बाद क्या होगा, वायर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा, एकदम पतला होता जाएगा और जैसे फ्लूइड नहीं होता, फ्लूइड की तरह फ्लो होने लग जाएगा वायर। समझ में आया क्या? कैसे फ्लो होने लग जाएगा? तो मतलब उसकी लेंथ बढ़ रही है ना, खतरनाक फ्लूइड की जैसी, लिक्विड की जैसी। समझ में आया क्या? इवन स्ट्रेस कम करते जा रहा हूं मैं। आया समझ में?
स्ट्रेस कहां तक पहुंच गया था मैं पहले, मैक्सिमम ब्रेकिंग तक, उसके बाद मैं कम करने लग गया, तो भी वायर का स्ट्रेन कम नहीं हो रहा है। इससे पहले अगर मैं स्ट्रेस कम करता तो स्ट्रेन कम होता, ब्रेकिंग स्ट्रेस आने से पहले अगर मैं स्ट्रेस कम करता, जैसे यहाँ पर मैं होता यहीं तक ही जाता, ब्रेकिंग स्ट्रेस तक नहीं जाता मान लो, और यहाँ तक मैंने मान लो 25 का है ना ब्रेकिंग स्ट्रेस, मान लो मैंने 24 रखे, समझ में आया, फिर 24 के बाद अब मैं आगे नहीं बढ़ा, मैंने एक हटा दिया 23, समझ में आया, तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन भी कम होगा, टूटेगा नहीं, आया समझ में? हाँ, पूरा हटा दूंगा तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा, समझ में आया? बट एक बार अगर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट तक का मैंने स्ट्रेस दे दिया, 25 पे आ रहा है मान लो, कितने पे आ रहा है, अब उसके बाद मैं कम भी करते जाऊंगा ना, तो अब नहीं रोक सकते इसको टूटने से, इसका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा तो कभी तो टूटेगा, समझ में आया क्या? तो एक पॉइंट आएगा इसका, मान लो इस स्ट्रेन पर ही टूटेगा, एकदम पता हो गया ना, तो ई, इसको बोलते हैं रप्चर पॉइंट, क्या बोलते हैं, ये डी के बाद कहीं पर भी आ सकता है, समझ में आया क्या? ठीक है, इस पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगा, इतना स्ट्रेन होने के बाद वो वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इवन आपने स्ट्रेस कम कर दिया था तो भी, समझ में आया? ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, सारे पॉइंट का मतलब पता है ना? ए मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, जब तक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बी के बाद क्या शुरू हो जाता है, ये सी एक ऐसा पॉइंट ले जो आप कहीं पर भी ले सकते हो, सी वाला पॉइंट, समझ में आया? ये सी पॉइंट मैंने वो दिखाया कि वहां से अगर मैं कम करने लगूं तो स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन तो कम होगा, लेकिन लास्ट में क्या बचेगा, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बचेगा, और अगर मैं स्ट्रेस और बढ़ाता हूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा, जिसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वायर टूटेगा, अब स्ट्रेस कम कर दो चाहे, समझ में आया क्या? उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, लिखो, और डी के बाद ये फ्लूइड की तरफ फ्लो होने लगता है, समझ में? सो ओ से O टू B तक के रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन, और B से E तक के रीजन को बोलते हैं, B से D तक इलास्टिक, ई पॉइंट पे लिख लेना, एट दिस पॉइंट वायर ब्रेक, पर क्या लिख लोगे, और बी से ए के बीच में, डी से ए के बीच में लिख लेते, बिटवीन डी टू ई वायर फ्लो लाइक फ्लूइड, ठीक है, लिख लिया? हाँ, सबने लिख लिया? अब देखो दो तरह के मटेरियल होते हैं जिनके ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस आता है, एक को हम बोलते हैं डक्टाइल और एक को बोलते हैं ब्रिटल, क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं,
जिनको जिनका बहुत पतले पतले वायर बना सकते हैं। जनरली क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल के अगर आप वायर बनाओगे, पतला करोगे उसको तो टूट ही जाएगा पतला होने से। समझ में आया क्या? तो पतले पतले वायर किसके बनते हैं? डक्टाइल मटेरियल। तो मुझे बताओ डक्टाइल मटेरियल का ये रीजन, प्लास्टिक रीजन किसका बड़ा होना चाहिए, डक्टाइल का या फिर ब्रिटल का? किसका बड़ा होना चाहिए प्लास्टिक? हाँ, अगर छोटा होता तो प्लास्टिक रीजन बी के बाद शुरू होता है। हाँ, तो जैसे ही मान लो, अगर इलास्टिक रीजन की तो बात कर ही नहीं सकते ना, इलास्टिक रीजन में तो क्या होगा, मान लो वायर बना रहे हो, छोड़ दिया, फिर से वैसे ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब तो परमानेंटली डिफॉर्म करना है ना, पतला वायर बनाना है तो क्या करना है? तो इलास्टिक कौन सा देखना है आपको उसके लिए? समझ में आया? कौन सा रीजन देखना है? अब अगर जो डक्टाइल मटेरियल का जो प्लास्टिक रीजन होता है वो लार्ज होता है और ब्रिटल का क्या होता है, वो छोटा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप बी पॉइंट पर पहुंचे, हो सकता है जस्ट अगले पॉइंट पर ही वो ब्रेक हो जाए। रप्चर पॉइंट इसका बी के जस्ट आगे आ जाता है, ई पर। ई पॉइंट जो है वो बी और ई बहुत पास में आ जाते हैं। समझ में आया क्या? थोड़ा सा आपने और स्ट्रेस लगाया और टूट गया। आया समझ में? तो वो कौन सा मटेरियल होगा? ब्रिटल। तो उसका पतले वायर बन जाएंगे क्या? तो डक्टाइल मटेरियल का प्लास्टिक रीजन क्या होना चाहिए? कैसा होता है? बड़ा होता है, क्योंकि वो टूटता नहीं है ना, तभी तो पतला करते जाओगे आप उसको, स्ट्रेस बढ़ा के स्ट्रेन बढ़ाते जाओगे। समझ में आया क्या? हमें क्या बढ़ाना है? स्ट्रेन बढ़ाना है ना, पतला बनाना है एकदम उसको। आया समझ में? सो डक्टाइल मटेरियल का प्लास्टिक रीजन कैसा होता है? बड़ा। और ब्रिटल का क्या होता है? ब्रिटल क्या होते हैं? जो एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आया? उनका बी और ई पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। आया क्या समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो ग्राफ बताओ, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? ये डक्टाइल का है या ये ब्रिटल का? देख के बता सकते हैं क्या? जैसे ये देख के किसका लग रहा है आपको? डक्टाइल का लग रहा है। समझ में आया क्या? सो लिख लो ये भी। डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल और टेंसाइल भी बोलते हैं। डक्टाइल या टेंसाइल। डक्टाइल ब्रैकेट में टेंसाइल मटेरियल्स है लार्जर प्लास्टिक रीजन। ठीक है? और एक और क्या था? ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल है स्मॉलर प्लास्टिक रीजन। समझ में आया? एक बार और देखिए, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रेस भी है और स्ट्रेन भी है। जैसे जैसे मैं उधर वेट ऐड करते जा रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। शुरुआत में लीनियरली बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। इसकी अप टू सर्टेन लिमिट होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इस स्ट्रेस पर जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उससे भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा कंपैरेटिवली, तो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा उसके बाद। इसलिए यहाँ तक अगर स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है, उस पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो तो वो इलास्टिक रीजन है। आप पूरा स्ट्रेस हटा भी लोगे तो वो फिर से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। आया समझ में? तो अप टू सर्टेन लिमिट तक ये सब हो सकता है, वो लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, बी पॉइंट। समझ में आया? उसके बाद आपने और स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन अब ज्यादा बढ़ता है कंपैरेटिवली। समझ में आया? बट उसके बाद अगर आप पूरा स्ट्रेस हटा लोगे तो फाइनली कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल स्ट्रेन या परमानेंट स्ट्रेन। समझ में आया? तो कोई एक सी पॉइंट पर हम अगर स्ट्रेस कम करते जाएंगे तो स्ट्रेन भी कम होता जाएगा, बट लास्ट में कुछ स्ट्रेन बाकी रह जाएगा। समझ में आया? और अब अगर आप इसको और चेक करना चाहते हो टूटने तक, तो और बढ़ाते जाओ, स्ट्रेन और बढ़ेगा। तो डी पॉइंट एक वो पॉइंट आ गया जिस पर क्या था? ब्रेकिंग स्ट्रेस था। अब आप कुछ नहीं कर सकते, वे टूटेगा। समझ में आया? चाहे आप स्ट्रेस हटा दो उसका। आया समझ में? सो उसके बाद क्या होगा? वो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो आ गया, अब वो टूटने वाला है। टूटने के लिए उसको और पतला होना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो स्ट्रेन और कंटिन्यूअसली लिक्विड की तरह फ्लो होते हुए वो और पतला होते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पर जाकर टूट जाएगा। ब्रेक फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, लिख लिया बच्चों ऑनलाइन सबने? यस सर।